सो हे गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि किस तरीके से इंडिकेटर्स का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। अब हम आगे बढ़ेंगे और एसिड्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो चांद सितारों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि एसिड्स होते क्या हैं। तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टेस्ट में सार होते हैं और नेचर में करोसिव होते हैं। ठीक है, अब टेस्ट में सार होने का मतलब क्या है? टेस्ट में खट्टा होना। ठीक है, और करोसिव होने का मतलब क्या है? कि इनका केमिकल एक्शन इतना ज्यादा है कि किसी भी सब्सटेंस को अपने केमिकल एक्शन की वजह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो टेस्ट में खट्टा है, सार है और करोसिव है। उसका केमिकल एक्शन ऐसा है कि वो किसी भी सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, एसिड्स की खासियत है कि एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अब देखो एसिड्स के टाइप्स को यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो देखो अलग अलग बेसिस पर एसिड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एसिड्स के टाइप्स होंगे, जितने भी बेसिस पर, उसे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमने जो बेसिस लिया है वो ये लिया है कि एसिड्स का मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, यानी कि एसिड्स को प्रिपेयर कहाँ से किया जा रहा है, किस मटेरियल से एसिड डिराइव हो रहा है। इस आधार पर हमारे जो एसिड्स हैं वो दो टाइप के हैं। पहले हैं ऑर्गेनिक एसिड्स और दूसरे हैं मिनरल एसिड्स। देखो ऐसे एसिड्स जो कि एडिबल हैं, जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं और जो प्लांट और एनिमल से डिराइव होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। इन्हें कंज्यूम करने से, इनको खा लेने से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो नेचुरली अकरिंग एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ये नेचुरली अकर करते हैं अर्थ के सरफेस पे, इनको बनाने में हमारा कोई रोल नहीं है। एग्जाम्पल में देखो सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, सिट्रिक एसिड कौन सा एसिड है? जो नींबू में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड कौन सा एसिड है? जो दूध में पाया जाता है। और एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। इसके अलावा एक टार्टरिक एसिड होता है जो कि इमली में पाया जाता है ना। तो और भी बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं। तो आप लोग भी एक दो ऑर्गेनिक एसिड्स जो कि यहाँ नहीं लिखे हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, अगला आता है हमारा मिनरल एसिड्स। देखो ऐसे एसिड्स जिनको हमने आर्टिफिशियली बनाया है अर्थ पे अवेलेबल मिनरल्स की हेल्प से, उन्हें हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। मतलब ये एसिड्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इनको हमने बनाया। कैसे बनाया? अर्थ पे अवेलेबल मिनरल्स की हेल्प से बनाया। ठीक, देखो यही चीज लिखी है, एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। एग्जाम्पल में देख लो, पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और लास्ट है नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, तीनों के जो फॉर्मूले हैं वो अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपको आगे भी इनका यूज पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से टाइप ऑफ एसिड्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स के बारे में। तो किसी भी एसिड में कितना वाटर प्रेजेंट है उस आधार पर एसिड्स दो टाइप के हैं। पहला है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और दूसरा है डाइल्यूट एसिड। जब किसी एसिड में मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, एकदम कम पानी होता है और पूरा का पूरा प्योर एसिड ही होता है, तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। लिखा है एसिड्स हैविंग मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन देम आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। जबकि ऐसे एसिड जिनमें मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर है, ज्यादा से ज्यादा पानी ही है, एसिड तो सिर्फ नाम भर का है, ऐसे एसिड्स को हम डाइल्यूट एसिड्स बोलेंगे। देखो यही लिखा है, एसिड्स हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन देम आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड्स। कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स में पानी कम है, एसिड ज्यादा है। डाइल्यूट एसिड्स में पानी ही पानी है, एसिड तो नाम का है। ठीक है, अब आपने अपनी केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि शेल्फ पर जितने भी एसिड्स पड़े होते हैं सारे के सारे डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है आजकल बड़े तूफानी हो गए हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लोग केमिस्ट्री लैब में जाएं और एक आध टेस्ट ट्यूब ना तोड़ें, है ना। वो तो शुभ शगुन होता है, इसका मतलब होता है कि बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसीलिए टीचर्स जो है सावधानी के लिए कि बच्चों को चोट ना लग जाए, तो आपके स्कूल की केमिस्ट्री लैब में जितने भी एसिड्स शेल्फ पे होंगे सारे के सारे डाइल्यूट एसिड्स होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लैब में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अवेलेबल नहीं होता। जैसे क्लास 12th में कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से ही कराए जाते हैं, तो उनके पास रहता है। और मेरे स्कूल में तो क्या हुआ था, जब क्लास 12 के वो एक्सपेरिमेंट्स कराए गए थे तो वो टीचर ने ही परफॉर्म कर दिए थे, हम लोग को मौका ही नहीं मिला था करने का।
ठीक है, क्योंकि हम लोग को चोट लग सकती है। और ना ही वो एक्सपेरिमेंट्स जिनमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का यूज था वो एग्जाम में हम लोग से पूछे गए थे। ओके, तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, while diluting a concentrated acid we always add acid to water and never add water to an acid। अब देखो ये बता रहा है कि बाजार में जो एसिड मिलता है वो तो कॉन्सेंट्रेटेड ही होता है, वो लोग डाइल्यूट एसिड नहीं बेचते। उस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को लाकर आपके स्कूल के लैब में डाइल्यूट किया जाता है। और जब हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड है, हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, पानी मिलाना है। लेकिन आप हमेशा याद रखो कि हम एसिड को मिलाते हैं पानी में, हम कभी भी पानी में एसिड नहीं मिलाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बीकर में पानी लेंगे और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डालेंगे, ना कि हम एसिड एक बीकर में लेकर उसमें पानी डालेंगे। क्योंकि मान लीजिए आप वाटर को अगर एसिड में ऐड करने लगे तो इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी कि पूरा का पूरा एसिड आपके फेस पे स्प्लैश कर जाएगा और आपको बर्न्स हो जाएंगे। तो चोट थोड़ी ना लगानी है, इसीलिए चोट से बचने के लिए हम लोग पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी हैं एसिड्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, एसिड्स टेस्ट करने में खट्टे होते हैं, वही बात है। दूसरा है एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। एसिड्स करोसिव नेचर के होते हैं, बर्न्स कॉज कर सकते हैं, किसी भी सरफेस को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड्स जो हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और लास्ट वाला आपके लिए नया है, देखिए लिखा है एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट है और एसिडिक सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब समझो, कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयंस में टूट जाता है। फॉर सपोज देखो यहाँ पर मैंने वाटर लिया है इस बीकर में, और इस बीकर में मैंने वाटर के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं पानी में मिलाऊंगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा H+ और Cl- आयंस में। और क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयंस में टूट रहा है इसलिए हम कहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरीके से अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह मैं से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लूंगा तो ये भी 2H+ और SO4 2- आयन में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि पानी में डालने पर वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि एसिड्स जो हैं इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, अब देखो लिखा है कि एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाला तो ये एक एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। अगर इस एसिडिक सॉल्यूशन के अक्रॉस मैंने कैथोड और एनोड पर, है ना, एक बैटरी कनेक्ट कर दी और दो मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स लगा दी, ठीक है, तो बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस स्ट्रिप से इस स्ट्रिप में ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा और इस स्ट्रिप से इस स्ट्रिप तक का मेरा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि एसिड्स आयंस में डिसोसिएट करते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और एसिडिक सॉल्यूशंस को अगर हम पानी में मतलब एसिड मिला दें और एसिडिक सॉल्यूशन बना दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्लियर? अब कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं एसिड्स की तो उनको देख लेते हैं। तो अब देखिए हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। देखो यही चीज लिखी है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब तुम कहोगे हम कैसे मान लें, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना, उसके बाद तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तो देखो जैसे मान लो मेटल मैंने जिंक ले लिया और एसिड के नाम पर मैंने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। जिंक लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये हमारा इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर इसी प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन नीचे क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है जो पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फूड स्टफ्स लाइक कर्ड एंड लेमन जूस आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। व्हाई? कह रहा है कि दही हो गई या लेमन जूस हो गया, ऐसी चीजों को हम मेटल के कंटेनर्स में स्टोर क्यों नहीं करते हैं। तो देखो इसके पीछे कारण ये है कि आप जानते हो कि दही जो है दूध से बनती है तो दही में लैक्टिक एसिड है। इसके अलावा लेमन जूस लेमन से मिलता है तो उसमें सिट्रिक एसिड है। तो चाहे दही हो चाहे लेमन जूस हो, दोनों में ही एसिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, जब हम इनको मेटल कंटेनर्स में स्टोर करते हैं तो ये जो एसिड्स हैं, चाहे सिट्रिक एसिड हो या लैक्टिक एसिड,
ये मेटल कंटेनर से रिएक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट पॉइजनस सॉल्ट बनता है और ये पॉइजनस सॉल्ट हमको फूड पॉइजनिंग कर सकता है या हमारी हेल्थ को डैमेज पहुंचा सकता है। देखो इस वाले रिएक्शन से समझो एक बार कि अगर जो हमारी दही है उसमें एसिड है या जो हमारा नींबू का रस है उसमें एसिड है, तो वो जब मेटल के कंटेनर से रिएक्ट करेगा तो वो एक पॉइजनस सॉल्ट बना देगा और अगर हम ऐसे सब्सटेंस को कंज्यूम करेंगे तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। यही चीज लिखी भी हुई है कि कर्ड एंड लेमन जूस आर नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर बिकॉज द एसिड्स प्रेजेंट इन देम react with the metals to form poisonous metal compounds which can cause food poisoning and damage our health। क्लियर है ये? अब इसके बाद हमारी अगली और छठी प्रॉपर्टी में हम एसिड्स का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखेंगे। तो देखो कोई भी एसिड जब किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अब तुम कहोगे हम तो नहीं मानते, तो मैं कहता हूं, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने मेटल कार्बोनेट लिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इसका रिएक्शन मैंने 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दिया, तो क्या होगा? प्रोडक्ट में हमारा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 ये बनेगा। ठीक है, यहां पर फिर से समझ लो, मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया है, उसका रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराया है, तो यहाँ पर मेरा सोडियम क्लोराइड साथ में वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्लियर है? चलो अब मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, तो उसे अब की बार में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेता हूं। इसका रिएक्शन जब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराऊंगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? ये देखो, ये NaCl से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? NaCl बनेगा, साथ में H2O बनेगा और साथ में CO2 भी बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मेटल जो है या मेटल का कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है। ठीक है, अभी ये प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई है, अभी इसके आगे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसी प्रॉपर्टी में बतानी है, तो जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो इसके आगे कंटिन्यूएशन में लिखिएगा। ओके, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वही इक्वेशन लिखा है जो अभी आपने नीचे पढ़ा था, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हो रहा है, तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनी है इसको हम लाइम वाटर से पास करा देंगे। तो यहाँ पर देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो यहाँ पर बन रही थी और इसको हमने CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर बोलते हैं, उससे पास कराया है। तो जब ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी ना, तो एज अ रिजल्ट कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। अब देखो, क्योंकि यहाँ डाउनवर्ड एरो है, इसका मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक, देखो यही चीज लिखी भी है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड हियर इज पास थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके कारण हमारा जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न हो जाएगा। और आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ भी रखा होगा कि जब भी लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है, राइट। अब इसके बाद देखो, अब हम एकदम ढीट हो जाएंगे और ढीट होके हम क्या करेंगे, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है इसके साथ हम अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड पास करते ही रहेंगे। तो जब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर के साथ हम अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड पास करते ही रहेंगे, तो एज अ रिजल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस बनेगा। और फर्क क्या है कि ये जो CaCO3 था, ये क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी, ये पानी में सॉल्युबल नहीं था, इसीलिए तो प्रेसिपिटेट दिख रहा था हमें। लेकिन जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो पानी में सॉल्युबल होगा। ठीक है, देखो यही चीज लिखी है, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड through lime water, then the white PPT gets dissolved due to the formation of calcium hydrogen carbonate and the solution becomes clear again। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से समझ लो। सबसे पहले यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उसको मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर से पास किया, तो लाइम वाटर मिल्की टर्न कर गया क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म हुआ।
ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है इस प्रोडक्ट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते ही रहेंगे। तो जब हम इस प्रोडक्ट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते ही रहेंगे तो जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना था वो अब यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा। एज अ रिजल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि पानी में बिल्कुल सॉल्युबल होगा। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझो। कहेगा कि एक गैस X है जिसको हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट Y बनता है। ठीक, अगर इस प्रेसिपिटेट Y से हम अभी भी फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते रहें तो एक सब्सटेंस Z बन जाता है जो कि पानी में सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो आप X, Y और Z को पहचानिए और ये बताइए कि जो Y बन रहा है वो पानी में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल। तो इस तरीके से कंफ्यूज करने वाला XYZ वाला एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आ सकता है, तो बहुत ध्यान से इसको समझ लेना। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक एनसीईआरटी का MCQ दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको उठाया है। तो चलो देखते हैं। कह रहा है अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एगशेल्स टू फॉर्म अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सोल्यूशन कंटेन्स। कह रहा है मेरे पास क्या है, एक सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन क्रश्ड एग शेल से, अंडे के क्रश्ड छिलकों से रिएक्ट करता है और एक गैस बनती है जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। तो बताओ जो सोल्यूशन मैंने लिया था वो सोल्यूशन किस चीज का था। ठीक, तो मैं एक बार दिखाता हूं आपको। देखो यहाँ पर जो क्रश्ड एग शेल्स ली गई हैं दरअसल ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, क्रश्ड एग शेल्स में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट या क्रश्ड एग शेल्स ली गई और इसका रिएक्शन किसी सोल्यूशन X से करवाया गया। ठीक, जब ऐसा हुआ तो बेटा कोई एक सब्सटेंस Y बनेगा और साथ में एक गैस बन रही है और ये गैस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही है। अभी मैंने बताया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। तो यानी कि इस गैस की जगह पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकता हूं। अब मुझे ये बताना है कि X सोल्यूशन कौन सा था। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मेटल कार्बोनेट किसी सब्सटेंस X से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर देखो मेटल का कार्बोनेट किस सब्सटेंस से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एसिड से रिएक्ट करके। ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि मेरा जो सब्सटेंस X होगा वो इतना तो पक्का है कि एक एसिड होगा और दिए गए ऑप्शंस में से सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही एक एसिड है जो कि यहाँ पर X की जगह पर फिट बैठ सकता है। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर होगा, चिंता मत करो, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो अब देखिए हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमसे कह रही है कि जो एसिड्स होते हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट ऑफ वाटर बना लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप अपनी जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते हुए आए हैं कि एसिड्स और बेसिस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट ऑफ वाटर बनता है और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो यही चीज लिखी है, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट इन वाटर, द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिसमें बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है और साथ में वाटर बन रहा है। अब देखो आप बड़े हो गए हैं तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा कि लिस्ट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, है ना। आपसे इन्हीं प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे। तो हर एक प्रॉपर्टी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन या एप्लीकेशन है वो मैं आपको साथ में बताता ही जा रहा हूँ। इसी सीरीज में अब हम लोग इस वाली प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन नीचे इस क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन है व्हाट रेमेडी इज गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी एंड व्हाई। कह रहा है मान लीजिए कभी आप शादी वगैरह में गए और खाना देख के खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने ज्यादा खाना ठूस लिया तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आप उस खाने को हजम नहीं कर पाएंगे, आपको एसिडिटी हो जाएगी। अगर आपको एसिडिटी हो जाए तो हम क्या रेमेडी दें जिससे कि एसिडिटी ठीक हो, और उसके साथ आपको रीजन भी बताना है। तो देखो एसिडिटी मतलब होता क्या है, एसिडिटी मतलब हमारे स्टमक में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोड्यूस हो जाना। तो जब भी हमें एसिडिटी होती है, हमारे स्टमक में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो हम बेकिंग सोडा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक है, राइट। तो जो बेस या बेकिंग सोडा हम कंज्यूम करेंगे वो हमारे एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारे जो स्टमक में पेन हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक,
देखो यही बात बताई हुई है, बेकिंग सोडा इज गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर and reacts with the excess acid in the stomach to neutralize its effect. I hope ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट और एट्थ प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि एसिड्स हमारे जो हैं वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर दे देते हैं। ठीक, यहां तुमने देखा था एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर दे रहा था, यहां तुम देख रहे हो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। वहां पर जो काम बेस कर रहा था यहां पर वो काम मेटल ऑक्साइड कर रहा है। ठीक, चलो फिलहाल एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एसिड की जगह मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और मेटल ऑक्साइड की जगह मैंने कॉपर ऑक्साइड ले लिया, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, कॉपर क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बन जाएगा। ठीक, अब यहां पर ये वाला रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझो, क्योंकि इस रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है। देखो जो रिएक्टेंट है हमारा कॉपर ऑक्साइड वो ब्लैक कलर का है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है कॉपर क्लोराइड वो ब्लू ग्रीन कलर का है। तो यहां से भी एक्स वाई करके क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक सब्सटेंस एक्स है, एक ऑक्साइड है मेटल का एक्स जो कि ब्लैक कलर का है। ठीक, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो एक ब्लू ग्रीन कलर का प्रोडक्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो पहचानिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और एक्स सब्सटेंस क्या था, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस वाला रिएक्शन से भी आ सकता है। अच्छा, अभी कुछ छोटी छोटी बातें एसिड से रिलेटेड और बची हुई हैं तो उनको भी देख लेते हैं। अब देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि एसिड्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर एसिड्स ये प्रॉपर्टीज शो करते क्यों हैं? नहीं ना, तो चलिए आपको बताता हूं। देखिए, दरअसल जब भी हम किसी भी एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो टूट जाते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं, आयनाइज कर जाते हैं। और जब कोई भी एसिड डिसोसिएट करेगा तो हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, H+ आयंस बनेंगे। इन H+ आयंस के कारण ही एसिड्स अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मतलब अगर कोई एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, करोसिव नेचर को शो कर रहा है, बेसिस से रिएक्ट कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस H+ आयन के फॉर्मेशन के कारण ही पॉसिबल है। देखो लिखा है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर एसिड्स आयनाइज और डिसोसिएट टू गिव H+ आयंस। ठीक, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि जो H+ आयंस है ना, ये सिंगल है, इनका घर नहीं बसा, शादी नहीं हुई है इनकी। अब ये चाहेंगे ना कि ये मिंगल हो जाए, इनकी शादी हो जाए, इनका भी घर बस जाए, तो एज अ रिजल्ट ये पानी में अकेले नहीं रहते, ये एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखो ये जो H+ आयन ऊपर से बन रहा था ये एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ठीक, ये इसकी शादी हो चुकी है, इसका घर बस चुका है, राइट। तो अब ये हाइड्रोनियम आयंस के कारण ही एसिड्स अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। H+ ions do not exist alone in solution and attach themselves to the water molecules। ठीक, यही चीज लिखी है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ ions एसिड्स शो एसिडिक प्रॉपर्टीज। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले एसिड्स डिसोसिएट करते हैं, पानी में जाने पर H+ आयन फॉर्म होता है, फिर यही H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल से अटैच करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है, राइट। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कार्बन है, ग्लूकोज में हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन होने से हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए, ग्लूकोज को एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करनी चाहिए क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तो इसके पीछे का रीजन पूछता है, तो आपको यही बताना होगा कि ग्लूकोज को जब हम पानी में डालते हैं तो वो H+ आयंस में डिसोसिएट नहीं करता है, जिसके कारण ग्लूकोज ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, राइट। एक पूछता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, जबकि जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। तो भाई जो डिस्टिल्ड वाटर है वो जो है H+ आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, जो रेन वाटर है उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट है जिसके कारण वो H+ आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। इसके कारण रेन वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो इस तरीके के एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां से आते हैं, राइट। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, टाइप्स ऑफ एसिड। आपको याद होगा जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसिड बताए थे
तो वहां पर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स डिस्कस किए थे, राइट। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में नहीं बताया था वहां पर। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि मुझे इसको आयन डिसोसिएशन के टर्म्स में एक्सप्लेन करना था, जो कि मैं अब यहाँ पर करूंगा। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जो कि पानी में डालने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली टूट जाते हैं और लार्ज नंबर में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। देखो, यही चीज लिखी है कि दे गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मालूम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। ठीक। वीक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड के जस्ट उल्टे। ऐसे एसिड जो कि पानी में डालने पर पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करते और बहुत स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम वीक एसिड्स बोलते हैं। ठीक, देखो यही चीज तो नहीं लिखी है, दे गेट पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसके एग्जाम्पल में कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड है, राइट। तो यहां पर अगर मैं ये चीज आपको पहले बताता तो आपको समझ में ही ना आता कि आयनाइज, गिव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ये सब है क्या, इसीलिए इसको मैंने लास्ट में बताया है। तो इसी के साथ एसिड्स का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी इशू के केस में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।